हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विनिंग ऑनलाइन क्लासेस। आज मैं आपको करा रही हूँ बेसिकली पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 के जितने भी हमारे चैप्टर वाइज एमसीक्यू है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो है लास्ट रिवीजन सीरीज है चैप्टर वाइज। इसके बाद हम लोग कंबाइन करेंगे क्योंकि बहुत से बच्चों के मतलब कमेंट्स आ रहे थे कि मैम प्लीज एक डिटेल जो चैप्टर वाइज है वो रिविजन करा दीजिए और साथ ही साथ हमको आंसर भी प्रोवाइड कर दीजिए ताकि हमें खुद को जज करने में आसानी हो। तो चलिए, आप लोगों की जो डिमांड थी उसके हिसाब से मैं आपको आंसर भी प्रोवाइड कर रही हूँ। साथ ही साथ जो पीडीएफ है वो भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी चैप्टर वाइज, ताकि आप लोग एग्जाम के टाइम पे अच्छे से रिवाइज कर सके। चलिए, हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है। इसमें बहुत सारे जो पहले क्वेश्चन दे चुके हो सकता है कुछ क्वेश्चन उसमें भी हो, क्योंकि कंप्लीट रिवीजन बनाने की कोशिश की गई है। 60-70 क्वेश्चन को कंबाइन किए गए। इससे बाहर इस चैप्टर में कुछ भी आपसे नहीं पूछा जा सकता। दिस कंप्लीट रिवीजन हम कह सकते हैं चैप्टर वाइज। चलिए, सबसे पहले हमारा स्टार्ट होता है। द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर लेड टू द राइज ऑफ टू मेजर सेंटर्स ऑफ द पावर। कि हमको पता है कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो दो सुपर पावर के रूप में उभर कर आए थे। वो दो सुपर पावर कौन थे? यूएस और जर्मनी थे। यूएसए एंड यूएसएसआर थे। यूएसएसआर और रशिया थे। यूएसए एंड ब्रिटेन। तो सेकेंड आंसर आपको पता ही है, आप नीचे दिख भी रहा होगा कि यूएसए एंड यूएसएसआर ये दो सुपर पावर थे। नेक्स्ट कह रहा है कि द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर इज यूजुअली सीन एज द बिगिनिंग ऑफ। जैसे ही कोल्ड वॉर खत्म हुआ तो यू क्या देखने को मिला? क्या कंटेम्प्रेरी इरा इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, इंडियन पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल हिस्ट्री या वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट? तो इसका आंसर है ए, कंटेम्प्रेरी इरा इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। पूरा जो एमसीक्यू जो है वो एनसीईआरटी को बेस बना के लिया गया, उसी में से सारे क्वेश्चंस है। कह रहा था डोमिनेंस ऑफ टू सुपर पावर। जो सुपर पावर दो डोमिनेंस था वो डैश और डैश वाज द सेंट्रल ऑफ द कोल्ड वॉर। तो कौन से दो थे? तो यहाँ पे कह रहा है पहला कि सोवियत यूनियन, बी कह रहा है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, सी है ए और बी दोनों, नन ऑफ द। तो आंसर है ए और बी दोनों। दोनों ही सुपर पावर के रूप में उभर कर सामने आए थे विश्व में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द न्यू इंटरनल इकोनॉमिक ऑर्डर एज अ मीन्स ऑफ अटेनिंग डैश एंड डैश। तो आपके पास चार ऑप्शन दे रखे हैं। क्या फ्रीडम और इक्वालिटी था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट था, बोथ बीएनसी। तो इसका आंसर है बोथ बीएनसी। दोनों ही इसके आंसर क्या है वो करेक्ट है। नेक्स्ट, इन विच ईयर द लीडर ऑफ द यूनियन ऑफ द सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक वर वरीड दैट यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका वुड इन्वेड कम्युनिस्ट रूल क्यूबा। कह रहा है किस साल जो लीडर ऑफ सोवियत यूनियन के जो सोशलिस्ट रिपब्लिक चिंतित थे कि जो यूएसए है वो इन्वेड कर सकता है कम्युनिस्ट रूलर क्यूबा को। तो कौन सा ईयर था? 1961 का जो था टाइम था। नेक्स्ट कह रहा है कि हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ स्मॉल आइलैंड डैश नेशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। कि जो कौन उसका प्रेसिडेंट, छोटा सा एक आइलैंड था जो यूनाइटेड स्टेट्स का लगा हुआ था। उसका आंसर है फिदेल कास्त्रो। ये मैंने बहुत बार कहा था, आपको याद करना है, यूएस का भी, यूएसएसआर का भी और क्यूबा, तीनों का। तो नेक्स्ट है कि डैश एज एन एलाई ऑफ द सोवियत यूनियन एंड रिसीव बोथ डिप्लोमेटिक एंड फाइनेंशियल एड फ्रॉम इट। कौन था? आपको पता ही है, डैश है, एलाई है वो किसका? सोवियत यूनियन का। और डिप्लोमेटिक और फाइनेंशियल उसको मदद भी वहीं से मिलती थी। तो छोटा सा देश था क्यूबा। जिसने मेरे पीछे रिवीजन सीरीज देखे होंगे उसको सारे आंसर आते रहेंगे। हु डिसाइड द कन्वर्ट क्यूबा इनटू अ रशियन बेस। किसने डिसाइड किया था कि क्यूबा जो है उसको हम रशियन बेस में कन्वर्ट करते हैं? अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने, फिदेल कास्ट्रो ने, निकिता खुर्शचेव ने, स्टॉलिन ने। इसका आंसर है निकिता खुर्शचेव, क्योंकि यूएसएसआर के उस टाइम पे वही लीडर थे। नेक्स्ट कह रहे हैं इन विच ईयर न्यूक्लियर मिसाइल वर प्लेस्ड इन क्यूबा। किस साल न्यूक्लियर मिसाइल जो क्यूबा में प्लेस्ड किया गया? तो आंसर है 1962। नेक्स्ट है कि आफ्टर हाउ मेनी वीक्स यूएसए बिकम अवेयर ऑफ मिसाइल इन क्यूबा। कितने हफ्ते बाद भैया अमेरिका को पता चला था इस तरह की जो मिसाइल है वो रखा जा रहा है? तो इसका आंसर है 3 वीक्स आफ्टर। सी, 3 वीक्स आफ्टर, 3 हफ्ते बाद। नेक्स्ट है कि अ क्लैश सीम इमिनेंट इन व्हाट कम टू बी नोन एज। उसे क्या कहा गया था? क्लैश हुआ था, क्यूबा मिसाइल क्राइसिस कहा गया था, क्यूबा क्राइसिस कहा गया था, मिसाइल क्राइसिस कहा गया था, क्यूबा मिसाइल क्राइसिस। तो इसका आंसर है ए, क्यूबा मिसाइल क्राइसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द क्यूबा मिसाइल क्राइसिस वाज अ हाई पॉइंट ऑफ व्हाट केम टू बी नोन एज द डैश। जो क्यूबा था, आपको पता है क्यूबा मिसाइल क्राइसिस को हाई पॉइंट कहा गया। व्हाट केम टू बी नोन एज अ हॉट वॉर का हाई पॉइंट, कोल्ड वॉर का, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का, वर्ल्ड वॉर सेकेंड का। तो आंसर है बी, कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर का बेसिकली कोल्ड हाई पॉइंट था। कह रहे डैश रेफर टू द कंपटीशन, टेंशन एंड सीरीज ऑफ कन्फ्रंटेशन बिटवीन द यूएसए एंड सोवियत यूनियन बैक्ड बाय द रिस्पेक्टिव अलाइज। तो ये जो है कि कंपटीशन और टेंशन जो एक उनके बीच में चल रहा था यूएसए
एंड यूएसएसआर के बीच में, उनके अलाइज के बीच में उनको क्या कहा गया, उसको कहा गया कोल्ड वॉर। ये लंबा टाइम पीरियड चला था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद स्टार्ट हुआ था और 1991 में जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ था तब एक खत्म हुआ था, तो लंबा टाइम पीरियड्स में चला था। कह रहा था कोल्ड वॉर इंक्लूडेड डैश डैश एंड डैश। कोल्ड वॉर में किन किन चीजों थी, पीस, कॉम्पिटिशन और अंडरस्टैंडिंग की थी कोल्ड वॉर में। राइवलरी, मिलिट्री अलायंस एंड बैलेंस ऑफ पावर था। यूनिटी, कॉम्पिटिशन, राइवलरी थे। तो आंसर है बी, राइवलरी भी थी, मिलिट्री अलायंस भी बने थे और बैलेंस ऑफ पावर कि भैया उन्होंने लड़ाई में एक्चुअल में कभी भी वॉर भी नहीं किया था। द कोल्ड वॉर वॉज कंपनीड बाय अ डैश कन्फ्लिक्ट एज वेल। ये मॉनेटरी कन्फ्लिक्ट था, आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट था, पर्सनल कन्फ्लिक्ट था, ये ऑल ऑफ द अबव। हम सबको पता है विचारधारा की लड़ाई थी, आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट थी। बच्चों के डिमांड के हिसाब से ये सारे आंसर्स दिए गए हैं, वरना मैं कभी भी आंसर के फेवर में नहीं होती हूँ। मैं चाहती हूँ बच्चे खुद आंसर बताएं, बट बच्चों ने कहा था कि मैम प्लीज हमको आंसर भी प्रोवाइड कीजिए। तो चलिए ठीक है, आप लोग आंसर भी ले लीजिए। हु वॉज द लीडर ऑफ द वेस्टर्न अलायंस? वेस्टर्न अलायंस का जो लीडर है वो कौन था? तो हम सबको पता है कि जो ईस्टर्न और वेस्टर्न दो अलायंसेस थे, तो ईस्टर्न जो वेस्टर्न अलायंस उसका जो लीडर था वो यूएस था, और ईस्टर्न अलायंस पूछेंगे तो पता ही है हम लोगों को कि यूएसएसआर। द वेस्टर्न अलायंस रिप्रेजेंट आइडियोलॉजी ऑफ द वेस्टर्न अलायंस की आइडियोलॉजी क्या थी हमको पता है, लिबरेशन, डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म। बी इसका सही आंसर है। हु वॉज द लीडर ऑफ ईस्टर्न अलायंस? ईस्टर्न अलायंस जैसे वेस्टर्न अलायंस का यूएस लेड कर रहा था, तो जो ईस्टर्न अलायंस था उसका जो नेता था वो कौन लेड कर रहा था? सोवियत यूनियन। इसके पीडीएफ बच्चे आप लोगों को मिल जाएंगे, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। द ईस्टर्न अलायंस इज रिप्रेजेंट द आइडियोलॉजी। जो ईस्टर्न अलायंस की आइडियोलॉजी क्या थी? सोशलिज्म एंड कम्युनलिज्म। नेक्स्ट है कि अलाइड फोर्स लेड बाई। जो अलाइड फोर्स थे वो कौन थे? इसमें कौन कौन से देश थे बेसिकली? तो आपको पता है उसमें जो जीतने वाले देश थे तो कौन कौन से? यूएस, यूएसएसआर, सोवियत यूनियन जिसको हम कहते हैं, ब्रिटेन और फ्रांस। नेक्स्ट है द टू वर्ल्ड वॉर, कहना ना, द वर्ल्ड वॉर टू स्प्रेड ओवर टू विच रीजन? कहां तक ये फैला था? तो इसका आंसर है साउथ ईस्ट एशिया, चाइना, बर्मा, पार्ट ऑफ द इंडियाज नॉर्थ ईस्ट। यानी कि इन सभी जगहों तक ये वॉर बेसिकली सेकेंड वर्ल्ड वॉर फैला था। ये पूरा सारे जो है आंसर आपके एनसीईआरटी बुक में दे रखा है। कह रहा व्हाई डिड द क्रिटिक्स सेड इट वाज अननेसेसरी टू ड्रॉप बॉम्ब? आपको पता है 1945 में जापान के ऊपर जो बॉम्ब गिराया गया था, जो क्रिटिक्स थे उन्होंने कहा था ये अननेसेसरी है, इसको नहीं गिराना चाहिए। तो ऐसा क्यों कहा था? क्या जापान इनोसेंट था इसीलिए कहा गया था? जापान सरेंडर करने वाला ही था इसीलिए कहा गया था? जापान कमजोर था इसीलिए? जापान स्ट्रांग था इसीलिए? क्योंकि जापान कहा गया था कि जब जापान खुद सरेंडर ही कर चुका है या करने ही वाला है तो ऐसे में हमको बॉम्ब गिराने की जरूरत नहीं है। जब एक देश हार मान चुका होता है तो उसके हम इस तरह से नुकसान पहुंचाने कोई मतलब ही नहीं बनता। यार अकॉर्डिंग टू द क्रिटिक्स व्हाट वाज द रीजन ऑफ अमेरिका बॉम्बिंग जापान? के भाई जापान के ऊपर क्यों गिरा है? क्रिटिक्स के हिसाब से टू स्टॉप द सोवियत यूनियन फॉर मेकिंग मिलिट्री एंड पॉलिटिकल गेन इन एशिया, या टू शो मॉस्को दैट द यूनाइटेड स्टेट वाज सुप्रीम। ये वो यही दिखाना चाहता था कि जो यूनाइटेड स्टेट है वो सुप्रीम है। इस तरह से कह सकते हैं कि अपनी हेजोमोनी के लिए लोगों को लगता था कि सेकंड जो भी कोल्ड वॉर के बाद उसने अपनी हेजोमोनी दिखानी स्टार्ट की थी, बट देखा जाए तो उसने अपना जो वर्चस्व है, अपना जो डोमिनेंस है पूरे वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, वो वहीं से उसने स्टार्ट कर दिया था। अपना सुपर पावर दिखाने के लिए उसने काम किया था, क्रिटिक्स का ऐसा मानना था। अकॉर्डिंग टू द यूएस सपोर्टर्स, जो यूएस के सपोर्टर थे, हैव यूएसए ड्रॉपिंग द एटॉमिक बॉम्ब वर नेसेसरी? अब जो सपोर्टर थे, देखो जो क्रिटिक्स थे उन्होंने तो बोल दिया था जापान सरेंडर ही करने वाला था, उनको जरूरत क्या थी, अमेरिका अपने आप को सुप्रीम पावर दिखाना चाहता था इसीलिए उसने कराया। लेकिन जो कुछ अमेरिका के जो सपोर्टर देश थे उन्होंने क्या कहा था कि भैया, इसीलिए उन्होंने कहा था कि जो स्टॉप द सोवियत यूनियन फॉर मेकिंग मिलिट्री एंड पॉलिटिकल गेन इन एशिया, ये उन्होंने बिल्कुल नहीं कहा था। स्टॉप फर्दर लॉस अमेरिकन अलाइड लिव्स, कि जो अमेरिका और उसके जो भी ग्रुप में देश है उसको और नुकसान ना हो उसको रोकने के लिए एंड वॉर क्विकली एंड स्टॉप टू, इस वॉर को जल्दी से जल्दी खत्म करना था, इसीलिए से बॉम्ब गिराया गया था। तो बिल्कुल सही सपोर्टर ने यही दो दलील दी थी, बी और सी। नेक्स्ट है कि एटॉमिक बॉम्ब ऑफ यूएसए हिरोशिमा वाज कोड नेम, कि कोड नेम क्या था जो यूएस ने हिरोशिमा के ऊपर गिराया था? तो इसका आंसर आपके पास चार ऑप्शन दे रखे हैं कि लिटिल बॉय, फैट मैन, लिटिल बेबी, लिटिल गर्ल। तो इसका आंसर है ए, लिटिल बॉय। द बॉम्ब का नाम क्या था? लिटिल बॉय। ये भी मैं इनको पहले ही कह रहा था। एटॉमिक बॉम्ब नागासाकी पे जो गिराया गया उसका नाम क्या था? फैट मैन। ये आपको याद रखना, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। नेक्स्ट है कि द येल्ड ऑफ लिटिल बॉय फैट मैन वर्क, उनकी जो येल्ड थी वो कितनी थी, कितना बेसिकली वजन था? तो इसका आंसर है सी, 15 और 21 किलोमीटर।
नेक्स्ट है कि बाय द अर्ली 1950 द यूएस एंड यूएसएसआर वर ऑलरेडी मेकिंग द लेकिन थर्मोन्यूक्लियर वेपन हैड अ येल्ड बिटवीन, तो वो किन के बीच में बेसिकली था, तो 10 से 15 जो 1000 किलोटन थे उनके बीच में ये लोग बना रहे थे, ऑलरेडी मेकिंग इसलिए बना चुके थे। नेक्स्ट है कि व्हेन टू राइवल्स पावर आर इन पोजेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन कैपेबल ऑफ इनफ्लिक्टिंग डेथ एंड डिस्ट्रक्शन अनकैपेबल टू ईच अदर, फुल फ्लेज वॉर इज अनलाइकली। मस्ट क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो इसका आंसर है अनलाइकली। तो ये सारे जो भी है आंसर आप लोग को आई होप के आते हो, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर ने बहुत बार रिवीजन किया हुआ है। नेक्स्ट कह रहा है व्हाट हैपन इन लॉजिक ऑफ डिटरेंस सिचुएशन। लॉजिक ऑफ डिटरेंस सिचुएशन का मतलब क्या है? बोथ आउटसाइड हैव कैपेसिटी टू रिटेलिएट अगेंस्ट ऑन अटैक, कि दोनों देश में इतनी कैपेसिटी है दोनों साइड में कि वो रिटेलिएट कर सके, एक दूसरे को जवाब दे सके अगर अटैक होता है। कॉज सो मच डिस्ट्रक्शन दैट नेदर कैन अफोर्ड टू इनिशिएट वॉर, कि बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन होगा इसलिए कोई अफोर्ड नहीं कर सकता कि वॉर को स्टार्ट किया जाए। नेदर साइड वुड वांट टू रिस्क वॉर, वो रिस्क नहीं लेना चाहते थे। बोथ ए एंड बी, इसका आंसर है बोथ ए एंड बी, तो यानी कि इसका आंसर होना चाहिए, इसका आंसर एक सेकेंड मेरे ख्याल से जो होना चाहिए कि डी, दोनों ही इसका मेन रीजन है। नेक्स्ट है कि इन स्पाइट बीइंग इंटेंस फ्रॉम द राइवलरी बिटवीन ग्रेट पावर्स डैश रिमेन्ड, इन स्पाइट ऑफ बीइंग टेंस, की टेंशन का माहौल था, राइवलरी बिटवीन ग्रेट पावर डैश रिमेन्ड कोल्ड एंड हॉट और शूटिंग वॉर ड्यू टू, उसके लिए क्या हुआ था? लॉजिक ऑफ वॉर, लॉजिक ऑफ पीस, लॉजिक ऑफ डिटरेंस, ऑल ऑफ द अबव। तो भैया ये जो बेसिकली है जिसके कारण नहीं हुआ था, लॉजिक ऑफ डिटरेंस के कारण, इस लॉजिक ऑफ डिटरेंस कारण कोल्ड जो है रहा, सच में एक्चुअल वॉर नहीं हुआ। द डिटरेंस रिलेशनशिप प्रिवेंट वॉर बट नॉट फाइटिंग आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट राइवलरी बिटवीन पावर्स, तो इसका आंसर है राइवलरी बिटवीन द पावर्स। कहना है कि जो डिटरेंस रिलेशनशिप प्रिवेंट वॉर, जो वॉर है उसको रोक सकते हैं, बट उनके बीच जो कंपटीशन है, जो राइवलरीज है एक दूसरे के बीच में, उसको नहीं रोका जा सकता। नेक्स्ट कह रहा है इन द डिटरेंस रिलेशनशिप बोथ ब्लॉक्स लेड बाय सुपर पावर रिस्पेक्ट टू बिहेव एज डैश, क्या बिहेव कर रहे थे वो? रैशनल एंड रिस्पॉन्सिबल, अपने आप को बिहेव एज अ रैशनल। जब देखो आप सुपर पावर होते तो आपके ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती है, आपने बताया ना ग्रेट पावर कम विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसा नहीं है कि आप सुपर पावर हो तो जो मर्जी कर सकते हो, आपके ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है देश के लिए, अपने जो भी आपके मेंबर है जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो उस चीज के लिए आपको जिम्मेवारी भी बनती है। कह रहे व्हेन टू सुपर पावर एंड ब्लॉक लेट देम आर इन अ डैश रिलेशनशिप फाइटिंग वॉर विल बी मासिवली डिस्ट्रक्टिव फ्रेंडली, कहना व्हेन दो सुपर पावर ब्लॉक्स लेट देम आर इन द डैश रिलेशनशिप फाइटिंग वॉर विल बी मासिव डिस्ट्रक्शन, तो वो क्या होगा? बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो सकता था। तो उसमें आप लोग मुझे कमेंट करके आंसर बताइएगा, फ्रेंडली, डिटरेंस, पीसफुल और न्यूट्रल। इस आंसर को आप नहीं देखेंगे, अपने आप से बताएंगे कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। नेक्स्ट है कोल्ड वॉर मैनेज टू एंश्योर, कोल्ड वॉर ने क्या मैनेज किया? पीस, ह्यूमन लिव्स, ह्यूमन सर्वाइवल, नन ऑफ द अबव, तो ह्यूमन कह सकते हैं कि ह्यूमन सर्वाइवल। Next day, the Western Alliance was formalized into an organization, the dash which came to into existence. वेस्टर्न अलायंस ने क्या फॉर्मली बनाया था ऑर्गेनाइजेशन? तो वेस्टर्न अलायंस की जब भी बात होगी तुम्हें पता है कि नाटो बना था, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और 1 अप्रैल 1949 को बना था। नाटो इज एसोसिएशन ऑफ, नाटो में कितने देश के मेंबर थे बेसिकली? तो इसमें आपको पता है 12 जो देश के मेंबर इसके अंदर थे। नेक्स्ट द ईस्टर्न अलायंस इज नोन एज द डैश वॉर लेड बाय द सोवियत यूनियन, तो हम सबको पता है कि भैया जब अमेरिका अपने अलायंस बनाएंगे तो क्या यूएसएसआर चुप रहेगा? उसने वॉर्सो पैक्ट के जवाब में बनाया था। द ईस्टर्न अलायंस वाज क्रिएटेड इन डैश एंड इट्स प्रिंसिपल फंक्शन वाज टू काउंटर डैश इन फोर्सेस इन यूरोप, तो इसका आंसर है आप लोगों को पता है क्रिएटेड इन डैश, क्या बनाया था उन्होंने? तो दो दे रखा है कि सबसे पहले कि क्रिएटेड इन बनाया क्या था उन्होंने 1955 में, और क्या बनाया था? प्रिंसिपल वाज द नाटो फोर्सेस इन यूरोप। तो इसका आंसर भी आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे क्या आंसर है। आप लोग आंसर को नहीं देख सकते, आंसर गलत हो, बच्चे क्या करेंगे इसी को मान लेंगे, बट मैं ये गारंटी नहीं करी कि यहाँ पे जो लिखा हुआ सही है, इसलिए आप अपना दिमाग यूज करके फिर इसका आंसर आप लोग मुझे बताएंगे। ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया एंड द वेस्ट एशिया द यूनाइटेड स्टेट बिल्ट इन अलायंस सिस्टम कॉल्ड डैश, उसे कहा क्या गया? ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया वेस्ट एशिया यूनाइटेड स्टेट बिल्ट एन अलायंस दैट इज कॉल्ड सीटो एंड सेंटो।
कहते हैं सोवियत यूनियन एंड कम्युनिस्ट चाइना रिस्पॉन्डेड बाय हैविंग लॉस्ट क्लोज रिलेशन विद रीजनल कंट्रीज सच एज द, उसमें कौन कौन से थे? तो यहाँ पे जो आपका आएगा जो बी है यहाँ पे नॉर्थ वियतनाम, नॉर्थ कोरिया एंड इराक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेम द मूवमेंट विच गिव न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज अ वे स्टेइंग आउट ऑफ द अलायंस। हम सबको पता है कि जो न्यू इंडिपेंडेंट देश थे उनको बेसिकली जो भी अलायंसेस थे उस अलायंसेस से दूर रहने के लिए उन्होंने क्या बनाया था? नैम, नॉन अलायंट मूवमेंट। कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कोल्ड वॉर इज रॉन्ग। कोल्ड वॉर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है? इट वॉज अ कॉम्पिटिशन बिटवीन द यूएस एंड सोवियत यूनियन एंड देयर रिस्पेक्टिव अलायंसेस। इनकी कॉम्पिटिशन है यूएस एंड यूएसएसआर, उनके अलायंसेस के बीच में। इट वॉज आइडियोलॉजिकल वॉर बिटवीन द सुपर पावर, ये आइडियोलॉजी विचारों की लड़ाई थी। इट ट्रिगर्ड एन आर्म रेस, इससे आर्म रेस बना था। यूएस यूएसएसआर एंगेज्ड इन डायरेक्ट वॉर। तो इसके कारण जो कौन सा स्टेटमेंट अगर गलत बोलेगा तो ये सही है कि ये वाला स्टेटमेंट गलत है कि यूएस यूएसएसआर कि असली में वॉर में इन्वॉल्व हुए थे, वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। बाकी ऊपर के तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट रिफ्लेक्ट द ऑब्जेक्टिव ऑफ नैम। नैम को कौन से जो इसमें ऑब्जेक्टिव नहीं रिफ्लेक्ट करता है? इनेबल न्यू डीकॉलाइज कंट्री टू परस्यू इंडिपेंडेंट पॉलिसी, कि भैया जो न्यू इंडिपेंडेंट देश है वो अपने इंडिपेंडेंट पॉलिसी बना सकते हैं, बिल्कुल सही है। नॉट ज्वाइनिंग एनी मिलिट्री अलायंस, किसी भी मिलिट्री अलायंस को ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, ये भी ठीक है। फॉलोइंग अ पॉलिसी ऑफ न्यूट्रलिटी ऑन ग्लोबल इशू, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। लिखा था ना नैम इज नॉट अ न्यूट्रल, ना नॉट अ इंडिफरेंट, ना तो इंडिफरेंट और ना ही न्यूट्रल की पॉलिसी थी। फोकस ऑन एलिमिनेशन ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। तो नैम जो है कौन सा उसका ऑब्जेक्टिव नहीं था? तो सी है कि फॉलोइंग अ पॉलिसी ऑफ न्यूट्रलिटी। न्यूट्रलिटी ग्लोबल इशू बिल्कुल भी नहीं था। आपने देखा नैम के जो बहुत से देश थे, मेंबर थे, उन्होंने एक दूसरे की प्रॉब्लम सुलझाई, मीडिएटर के रूप में भी काम किया था। तो ये तो जो न्यूट्रलिटी की पॉलिसी थी उनकी बिल्कुल भी ऑब्जेक्टिव नहीं था। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ नाटो। इसमें से कौन से जो मेंबर है नाटो के नहीं थे? तो यूएसए बिल्कुल था, इंग्लैंड वो भी था, फ्रांस वो भी था। तो कौन नहीं था? तो आंसर है नन ऑफ दीज। इसमें से सारे ही मेंबर थे, तो नन ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखना, कई बार बच्चे सोचते हैं कि इसमें कोई ना कोई आंसर होगा, नन ऑफ दीज भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि सारे होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ द सीटो। सीटो किसमें कौन से मेंबर नहीं थे? न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसएसआर जो है वो सीटो के मेंबर नहीं थे। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नियो इज अ फॉल्स। पहला है कि गिव द वो थे ना लीज डेवलपमेंट जो कंट्रीज थे कंट्रोल ओवर देयर नेचुरल रिसोर्सेज, बिल्कुल सही है। ऑब्टेन एक्सेस टू वेस्टर्न मार्केट तो एक्सेस मिल सकता है, ये भी ठीक है। रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी फ्रॉम द वेस्टर्न कंट्रीज, ये भी ठीक है। प्रोवाइड द डेवलप कंट्रीज विद ग्रेटेस्ट रोल इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, तो ये जो है न्यू के बारे में बिल्कुल फॉल्स है। नेक्स्ट है कि 1945 द अलाइड फोर्सेस इंक्लूडेड द यूएस डैश, यूएसएसआर एंड डैश। तो कौन कौन से इसके मेंबर थे? हमको पता है यूएस था, ब्रिटेन, यूएसएसआर और फ्रांस। हमने देखा था ना अलाइड फोर्सेस में ये 4 देश थे और यही जीते थे, लेकिन फिर भी जीतने के बावजूद जो है ब्रिटेन और फ्रांस को ज्यादा फायदा नहीं हुआ था और 2 सुपर पावर के रूप में यूएसएसआर उभर कर सामने आया था। द इवेंट दैट टुक प्लेस इन 1961 में कौन सा इवेंट हुआ था? कंस्ट्रक्शन ऑफ बर्लिन वॉल। सोवियत इंटरवेन इन अफगानिस्तान, बिल्कुल भी नहीं। वियतनाम इंटरवेंशन, कंबोडिया, ये भी नहीं है। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, बिल्कुल नहीं। तो वॉल बना था कंस्ट्रक्शन ऑफ द बर्लिन वॉल 1961 में। यहाँ पे देखिए पूरा चैप्टर कवर है, अगर जिस बच्चे ने चैप्टर कर लिया उसको किसी भी और ज्यादा रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारे क्वेश्चन में कवर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, कह रहा है ना कि रीड द पैसेज केयरफुली, आंसर द फॉलोइंग। ऐसे क्वेश्चन आप देखा कि सोर्स बेस्ड के आपको उस चैप्टर से रिलेटेड 8-10 लाइन दे देते हैं और फिर उसके बाद उसमें से क्वेश्चंस पूछते हैं। तो चलिए उस टाइप के क्वेश्चंस को हम करते हैं। कह रहे हैं इन अप्रैल 61 द लीडर्स ऑफ द सोवियत यूनियन सोशलिस्ट रिपब्लिक्स जैसे यूएसएसआर वरीड दैट द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका वुड इन्वेड कम्युनिस्ट रूल क्यूबा एंड ओवरथ्रो फिदेल कास्ट्रो। जो फिदेल कास्ट्रो वहां के नेता थे। द प्रेसिडेंट ऑफ द स्मॉल आइलैंड नेशन ऑफ द कोस्ट ऑफ यूएसए Cuba was an ally of Soviet Union and received both diplomatic and financial aid from it. Nikita Khrushchev, the leader of Soviet Union, decided to convert Cuba into Russian base. कि इतने ज़्यादा फाइनेंशियल हेल्प करते थे, मिलिट्री मदद करते थे, तो उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं क्यूबा को वहाँ पे हम रशियन बेस बना लेते हैं। 1962 में उन्होंने क्यूबा न्यूक्लियर मिसाइल भी क्यूबा में भेज दिया। The installation of these weapons put the US the first time under the fire from the close range and nearly double the number of bases cities in the American. अब जैसे अमेरिका को पता चला कि भैया इतने करीब आ गया और उस पर स्पाइक कर रहा है, तो बहुत ही गुस्सा हो गया, पता है आपको। और जिसके कारण जो अमेरिका है वो काफी मतलब यूएसएसआर को डराया धमकाया कि
अगर आप नहीं हटाओगे तो भैया फिर वॉर ही होगा। लेकिन फाइनली दोनों देशों ने बड़ा डिसीजन अच्छा लिया और वो ये जो टेंशन था खत्म हो गया। तो ये चैप्टर में हमने पढ़ा ही है। अब यहाँ पे कह रहा है कि हु वर वरीड दैट द यूएसए ऑफ अमेरिका वुड इन्वेड कम्युनिस्ट रूल्ड क्यूबा। कौन जो था बेसिकली चिंता में था, तो इसका आंसर है यूएसएस। Who were worried that the USA would invade? यूएसए है वो इन्वेड कर सकता है, तो भैया कौन था चिंता में? यूएसएसआर का नेता था। हु वॉज फिदेल कास्त्रो? फिदेल कास्त्रो में पता ही है क्यूबा का प्रेसिडेंट था। नेक्स्ट है कि क्यूबा वॉज एन एलाई ऑफ सोवियत यूनियन एंड रिसीव बोथ। उसको दोनों ही मदद कहाँ से मिलती थी? हमने अभी देखा था ना कि डिप्लोमेटिकली और जो फाइनेंशियली है दोनों ही उसको मदद वहां से मिल रही थी सोवियत यूनियन से। निकिता क्रुश्चेव द लीडर ऑफ सोवियत यूनियन डिसाइडेड टू कन्वर्ट क्यूबा इनटू, क्या किसमें बनना चाहते थे? वो रशियन बेस में कन्वर्ट करना चाहते थे। इन विच ईयर न्यूक्लियर मिसाइल डाला रखा गया? 1962 में। देखिए ज्यादातर आंसर आपको उसमें से मिल ही रहे हैं, बट जरूरी नहीं कि आपको आंसर मिले, बस आपको बेसिकली चैप्टर पता होना चाहिए, आंसर तो आप लोग खुद ही ढूंढ लेते। नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। कि उसी के आगे तैयारी 3 वीक्स आफ्टर, 3 हफ्ते बाद जो सोवियत को पता चला न्यूक्लियर वेपन्स क्यूबा में है, द अमेरिका बिकम अवेयर इट, द यूएस प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी एंड जो एडवाइजर थे उन्होंने इसका विरोध किया। और वो क्या करते थे? उन्होंने इसको मना किया, कैनेडी टू डू एनीथिंग दैट माइट लीड टू द फुल स्केल वॉर, इसमें हो सकता है, बट वो चाहते नहीं थे कि ऐसे सच में वॉर हो। कैनेडी ने ऑर्डर किया अमेरिकन warship to intercept any Soviet ship heading to Cuba was a way of warning the USSR of seriousness. क्लैश टीम्ड इवेंट, ऐसे लग रहा था कि दोनों देशों के बीच में एक युद्ध सा हो जाएगा। इसी टेंशन को क्यूबा मिसाइल क्राइसिस कहा गया, बट फाइनली मैंने बताया ना कि ऐसा हुआ नहीं, दोनों ने वॉर को टाल लिया। तो क्वेश्चन था आफ्टर डैश वीक्स, तो यहाँ पे देखिए आप दिख रहा है कि हाउ मैनी वीक्स, कितने हफ्ते बाद? आफ्टर 3, क्या ना 3 वीक्स के बाद। ऊपर भी क्वेश्चन मैंने बताया, तो इसका आंसर क्या होगा? 3 वीक्स, कि 3 वीक्स के बाद जो है ऐसा अमेरिका को पता चला। Who were the reclaimed, किसने विरोध किया? टू डू एनीथिंग एंड माइट लेड टू द फुल स्केल वॉर बिटवीन द दोनों कंट्री के बीच में ऐसा हो सकता है। तो विरोध कौन करेगा भैया? जॉन एफ कैनेडी, क्योंकि वो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे और जो उनके एडवाइजर थे। कोई भी देश ऐसा नहीं चाहेगा कि उनके बगल में आकर उनका स्पाई करे, उनका वो भी इतना बड़ा कॉम्पिटिटर। whom कैनेडी ऑर्डर टू इंटरसेप्ट एनी सोवियत शिप लीडिंग टू क्यूबा, किसको ऑर्डर किया? अमेरिकन वॉरशिप्स को उन्होंने ऑर्डर किया। कह रहे व्हाट वाज द ग्रेटेस्ट रिलीफ टू द होल वर्ल्ड, पूरे विश्व को क्या मतलब रिलीफ मिला कि सोवियत शिप हेडिंग टू क्यूबा, क्यूबा मिसाइल क्राइसिस हाई पॉइंट, बोथ साइड डिसाइडेड टू अवॉइड वॉर, ऑल ऑफ द अबव। व्हाट वाज द ग्रेटेस्ट रिलीफ? ग्रेटेस्ट रिलीफ यहाँ पे क्या होगा कि दोनों ही ने अवॉइड कर दिया वॉर को। यही देश के लिए होगा ना कि बोथ साइड डिसाइडेड टू अवॉइड वॉर। यहाँ पे देख लें, आपको आंसर डी दिख रहा होगा, लेकिन आंसर डी नहीं है, ये बात ध्यान रखना आपको। क्योंकि जैसे आपको आंसर दिख जाता है तो हो सकता है, मैंने बताया ना कुछ आंसर आपको गलत भी हो सकता है, मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे, इसीलिए आप लोग इसको नहीं देखेंगे। जो मैं आंसर बोल रही हूँ उसको सुनना है आपको, और जिसका आंसर नहीं बता रही हूँ उसको खुद से ढूंढना है आपको। लेकिन व्हाट वाज द ग्रेटेस्ट रिलीफ, पूरे विश्व के लिए क्या रिलीफ था? तो यहाँ पे लिखा है देखो ऑल ऑफ द अबव, समझ आया? लेकिन ये इसको ऑल ऑफ द अबव तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि दोनों ही देशों ने अवॉइड वॉर किया, वो एक पूरे विश्व के लिए एक रिलीफ था। कह रहे कि डैश सीम इमेंस इन व्हाट केम टू बी नोन एज अ क्यूबा मिसाइल, डैश सीम इमेंट, तो क्या ये था इसका आंसर? आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट करके इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इज अ लैंडमार्क इन अ कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ और कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स बेसिकली इन 1945 जो अलाइड फोर्सेस थे, जिसमें यूएसआर, सोवियत यूनियन, ब्रिटेन और फ्रांस से डिफीट कर दिया था। कौन से पावर को? एक्सिस पावर को, जिसमें जर्मनी, इटली और जापान थे। एंडिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 1945 में चला था। वॉर हैड इन्वॉल्व ऑलमोस्ट ऑल मेजर सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड। उस टाइम में जितने भी सुपर पावर थे सभी इसमें इंक्लूडेड थे। स्प्रेड आउट द रीजन आउटसाइड द यूरोप के बाहर फैला था, जिसमें साउथ ईस्ट एशिया देखा आपने, चाइना, बर्मा जिसे आज म्यांमार कहते हैं, पार्ट्स ऑफ द इंडियाज नॉर्थ ईस्ट। द वॉर डिवास्टेड द वर्ल्ड इन द टर्म्स ऑफ लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ। इतने ज्यादा प्रॉपर्टी और ह्यूमन लाइफ जो है पहले इससे कभी नुकसान नहीं हुआ। फर्स्ट वॉर हैड अर्लियर शेकन द, इससे पहले एक बार 1914 में लेकर 1918 के बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, लेकिन उससे भी ज्यादा लॉस हुआ था प्रॉपर्टी और ह्यूमन का। तो कह रहा है कि विच इंसिडेंट इज अ लैंडमार्क कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। नेक्स्ट है कि इन 45 डैश फोर्सेस लेड बाय द यूएस, सोवियत यूनियन, ब्रिटेन और फ्रांस, उसको क्या किया गया था? अलाइड पावर, और जो हारने वाले थे वो एक्सिस पावर।
कह रहा था वॉर इन हैड इन्वॉल्व ऑलमोस्ट ऑल द मेजर पावर ऑफ द वर्ल्ड एंड स्प्रेड आउट ऑफ द रीजन। इसमें कौन कौन से रीजन में आपने देखा था, इसका आंसर बी होना चाहिए, क्योंकि इसमें सामने देखा था ना, यूरोप, साउथ ईस्ट एशिया, चाइना, बर्मा एंड पार्ट ऑफ, देखा है हमने यहाँ पे कहाँ कहाँ तक फैला था, ये आंसर। द वॉर इन्वॉल्व ऑल द मेजर पावर इन द वर्ल्ड रीजन कैन आउटसाइड यूरोप इंक्लूडिंग साउथ ईस्ट एशिया, चाइना, बर्मा एंड पार्ट्स ऑफ द इंडियाज नॉर्थ ईस्ट। तो इसका आंसर क्या होगा, आपको दिख रहा है कि आंसर बी होना चाहिए, यूरोप। नेक्स्ट है कि विच वॉर हैड अर्लियर शेकन द वर्ल्ड वॉर बिटवीन 1914 से 1918 के बीच में चला था। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हमें पता है, ये दो विश्व युद्ध हो चुके हैं, फर्स्ट और सेकेंड दोनों ही आपको याद रखना कब कब हुए। कह रहा था वॉर डिवास्टेड द वर्ल्ड इन टर्म ऑफ लॉस एंड डैश वे, किसमें ह्यूमन लिव्स एंड सिविलियन प्रॉपर्टी, इंसान बहुत मरे थे और लोगों की जो प्रॉपर्टी है उसका भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। क्या रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाज आल्सो बिगिनिंग ऑफ कोल्ड वॉर। The World War ended when the United States dropped the 2 atomic bomb on the Japanese cities of the Hiroshima and Nagasaki अगस्त 1945 में जब गिराया था, causing Japan to surrender, जिसके कारण जापान को सरेंडर करना पड़ा। Critics of US decision to drop bomb was urged that the US knew the Japan was about to surrender, कि भैया अमेरिका को तो पहले से पता था जापान सरेंडर करने ही वाला था और इसलिए अननेसेसरी उसने उस पर ड्रॉप बॉम्ब गिराया था। They suggested that US action was intent, उसने क्या बोला, ये बेसिकली उसका इंटेंशन क्या था कि जो सोवियत यूनियन है मेकिंग मिलिट्री एंड पॉलिटिकल गेन जो एशिया में है एंड एल्सवेयर टू शो द मॉस्को द यूनाइटेड स्टेट वाज सुप्रीम, के दोनों ही रीजन के कारण उसने उसको बॉम्ब गिराया था। यूएस सपोर्टर्स हैव अर्ज्ड दैट द ड्रॉपिंग ऑफ द एटॉमिक बॉम्ब वाज नेसेसरी टू एंड वॉर क्विकली, लेकिन जो यूएस सपोर्टर थे उसने कहा नहीं नहीं, ये तो बहुत जरूरी था इसको गिराना, वरना तो पता नहीं कब तक ये वर्ल्ड वॉर चलता ही रहता और अमेरिका और उसके जो भी सपोर्टर कंट्री उसको बहुत ज्यादा नुकसान होता। वट एवर द मोटिव, जो भी मोटिव हो, तो कॉन्सिक्वेंस ऑफ एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर राइज टू सुपर पावर ग्लोबल स्टेज, के जो भी मोटिव रहा, पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दो जो देश थे सुपर पावर के रूप में उभर कर सामने आए थे। तो जापान के ऊपर बॉम्ब गिराने का दोनों ही रीजन बिल्कुल मतलब कहीं ना कहीं सही बैठता है कि एक तो अमेरिका अपना सुप्रीमेसी दिखाना चाहता था, दूसरा वो चाहता नहीं था कि सोवियत यूनियन है उसको दूसरे देशों में पॉलिटिकली वो उसका एडवांटेज ले सके, इसीलिए उसने ऐसा काम किया था। What was the also reason the beginning of Cold War? Cold War का रीजन क्या था? तो पहला है कि what was the also reason beginning of the Cold War? The end of the first war, the end of the second world war. तो end of the second world war. क्योंकि वहीं से बेसिकली कंपटीशन दोनों देशों के बीच में स्टार्ट हुआ था। यार व्हेन वाज द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड? सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड कब हुआ था? जब यूएसए ने भैया एटॉमिक बॉम्ब गिराया था जापान के दो बड़े शहर हिरोशिमा और नागासाकी पे। Who suggested that US action was intended to stop the Soviet Union making military and political gain in Asia and elsewhere? किसने ऐसा कहा था? जो यूएस के क्रिटिक्स थे उसने कहा था कि जो मेन है उसने बॉम्ब गिराया वो ये रीजन था कि यूएस नहीं चाहता था कि जो सोवियत यूनियन है वो मिलिट्री पॉलिटिकल गेन एशिया और या उसके आसपास देशों में ले। तो बिल्कुल सही इसने ऐसा कहा था यूएस के क्रिटिक्स ने। Who have urged that the dropping atomic bomb were necessary to end the Cold War? अब सपोर्ट किसने किया था? तो सीधी सी बात है यूएस के सपोर्टर ही सपोर्ट करेंगे कि बॉम्ब गिराना बहुत जरूरी था। नेक्स्ट है कि अकॉर्डिंग टू द क्रिटिक्स व्हाट वाज द रीजन ऑफ अमेरिकन बॉम्बिंग जापान? क्यों उस पर गिराया गया? तो इसका रीजन है कि स्टॉप सोवियत फॉर, ये तो खैर नहीं बोल सकते सपोर्टर जो है, स्टॉप फर्दर लॉस ऑफ अमेरिका ऑन एलाइड लिव्स, जो अमेरिका और उसके जो देश में शामिल थे उनको नुकसान ना हो, और जो सेकेंड वॉर है उसको खत्म करने के लिए। तो बिल्कुल सही है बी, इसका आंसर होना चाहिए बीएनसी। यहाँ पे ऑप्शन नहीं दे रखा बट आपको इसका लिखना है बीएनसी, ठीक है, इसको ठीक कर लीजिएगा, बीएनसी इसका आंसर होगा। यह स्टॉप यूएस क्रिटिक्स है सपोर्टर्स वाले, देख ले। अच्छा अकॉर्डिंग टू क्रिटिक्स, ठीक है क्वेश्चन देख लेते हैं। क्रिटिक्स के हिसाब से कि रीजन क्या था? तो रीजन वही था एएनसी, वो उसको नहीं चाहते थे कि अमेरिका मिलिट्री, ठीक है ए, इसका आंसर वैसे ए होना चाहिए। हमने देखा ना कि स्टॉप सोवियत यूनियन, क्रिटिक्स की बात की यहाँ पे एक बार देख लेना अच्छे से कि क्रिटिक्स है ये सपोर्टर है, उसके बाद अगर क्रिटिक्स है तो उसने यही कहा था कि वो इज टू स्टॉप सोवियत यूनियन फ्रॉम मेकिंग मिलिट्री एंड पॉलिटिकल गेन इन एशिया। नेक्स्ट है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, आंसर द क्वेश्चन। जो वेस्टर्न अलायंसेस थे वाज फॉर्मलाइज्ड इनटू एन ऑर्गेनाइजेशन, द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो बनाया था।
which came into existence in April 1949. It was an association of 12 states which declared that armed attack on any one of them. 12 देशों ने मिला के अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बना लिया था और उन्होंने कहा था इनमें से एक पे भी अटैक होगा तो हम सब पे माना जाएगा और ईच ऑफ देम स्टेट वुड बी ऑब्लाइज टू हेल्प अदर, और एक दूसरे की क्या करेंगे, वो मदद करेंगे। द ईस्टर अलायंस नोन द वार्सा पैक्ट, उसके जवाब में ईस्टर अलायंस ने वार्सा पैक्ट बनाया था जो कि सोवियत यूनियन लेड कर रहा था, और ये बना कब था, 1955 में। प्रिंसिपल फंक्शन वाज टू काउंटर नाटोज फोर्स इन यूरोप, यूरोप में जो नाटो अगर उस पर कोई अटैक करते हैं तो उसका काउंटर करने, जवाब देने के लिए इसको बनाया गया था। कह रहे विच ईयर नाटो केम इनटू एग्जिस्टेंस, दिख रहा है आपको नाटो कब बना था, अप्रैल 1949 में। देखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट अलायंस जो बने थे। द ईस्टर अलायंसेस किसने लेड किया था, सोवियत यूनियन के द्वारा किया गया था, ये भी हम पहले ऊपर कर चुके हैं। नेक्स्ट है कि व्हाट वाज द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ वार्सा पैक्ट, वार्सा पैक्ट का मेन फंक्शन क्या था कि टू काउंटर द नाटोस फोर्स इन यूरोप। नेक्स्ट है कि नाटो वाज एसोसिएशन, नाटो में कितने मेंबर थे, 12 स्टेट मिलकर बने थे। सॉरी 13 गलती से लग गया, इसका आंसर है 12, इसका आंसर 12 है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है कि वेस्टर्न अलायंसेस वर लेड, जो वेस्टर्न अलायंस थे इसको किसने लेड किया था, यूएसएस। ईस्टर्न होते तो वेस्टर्न तो भैया यूएसए होगा ना, वेस्टर्न अलायंसेस ईस्टर्न, तो अगर वेस्टर्न हम की बात करें तो अमेरिका उसको लेड किया था। नेक्स्ट है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। द कोल्ड वॉर थ्रेटन टू डिवाइड द वर्ल्ड इनटू टू अलायंस, ये जो कोल्ड वॉर है जिससे लग रहा था कि वर्ल्ड जो दो भागों में डिवाइड हो गया था। अंडर दीज सर्कमस्टांसेस मैनी ऑफ न्यू इंडिपेंडेंट कंट्रीज, जिनको अभी भी आज़ादी मिली थी, जो भी आज़ाद हुए थे, जैसे ब्रिटेन और फ्रांस है, वो चिंतित थे कि भैया उनकी आज़ादी फिर से खत्म हो जाएगी क्योंकि किसी किसी के ग्रुप में शामिल होना पड़ेगा। And communist China crueled with the USSR toward the late 1950s. In 1961, they fought a brief war over a territorial dispute. The other important development was the NAM जो थे उसको बना था, जिसने न्यूली इंडिपेंडेंट देशों को एक ऑप्शन दे दिया कि आप किसी भी अलायंस से अलग रहकर अपने रिसोर्सेज को अपने देश की डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कह रहे व्हाट वाज द थ्रेटिंग ऑफ द वर्ल्ड वॉर, कोल्ड वॉर टू द होल वर्ल्ड, पूरे देश को क्या डर लग रहा था कि डिस्ट्रक्शन ऑफ वर्ल्ड, डिवीजन इनटू टू अलायंस, ऑल ऑफ दीज। तो लोगों को डर क्या था बताना, इसका जो डर था वो आप लोग मुझे बताएंगे क्या डर था लोगों को। नेक्स्ट है कि वाई डिड, इसको आंसर को नहीं देखना, अपने आंसर खुद बताने ध्यान रखना। वाई डिड मैनी न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज वरी अबाउट गेनिंग इंडिपेंडेंस, लोग क्यों चिंतित थे जो न्यूली इंडिपेंडेंट देश थे कि गेटिंग मोर फैसिलिटी, ज्यादा फैसिलिटी के लिए, लॉस ऑफ फ्रीडम, अपने आजादी को खोने के लिए, मोर इंडिपेंडेंस और ज्यादा आजादी के लिए, नन ऑफ दैट। तो भैया अपने आजादी को खोने का डर लग रहा था कि अभी अभी तो न्यूली हम आजाद हुए हैं और फिर से किसी ना किसी अलायंस को जोड़ लेंगे तो कहीं ना कहीं फिर से हम उसके गुलाम हो जाएंगे। व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड द क्रूअल बिटवीन चाइना एंड यूएसएसआर, यूएसएसआर और चाइना के बीच अभी देखा ना टेरिटोरियल डिस्प्यूट के कारण वो लोग लड़ रहे थे। नेक्स्ट है व्हाट वाज द प्रोस्पेक्टिव ऑफ न्यू इंडिपेंडेंट कंट्री, ये क्या था कि भैया वो स्टे अवे फ्रॉम द अलायंस, वो अलायंस से अलग रहना चाहते थे, अपना विकास करना चाहते थे अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके। विच ईयर चाइना एंड यूएसएसआर फाउट अ ब्रीफ वॉर ओवर टेरिटोरियल डिस्प्यूट, तो अभी हमने देखा था यहाँ पे कि कब उन्होंने लड़ाई किया था, यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे लिखा इन 1969 में, तो यहाँ पे आपको देखो 1969 ऑप्शन में है, बिल्कुल है, ए ही दे रखा है, तो 1969 आपका ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट है कि रीड द फॉलोइंग, फिर से हमें रीड करना और उसका आंसर देना है। तो ये पीडीएफ मैं जब दूंगी तो आप कर लेना, हम आगे बढ़ जाते हैं। एक ही तरह के क्वेश्चन हम कर करके बोर हो चुके हैं, हम थोड़ा एसर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चन कर लेते हैं। हमें पता है कि एसर्शन और रीजनिंग में 4 ऑप्शन होते हैं। ए हमेशा क्या होता है कि हमारा एसर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, और जो रीजन है वो एसर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है। बी में दोनों स्टेटमेंट करेक्ट होते हैं बट उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा होता रीजन एसर्शन को। सी में हमारा क्या होता है, एसर्शन सही होता है, हमारा रीजन फॉल्स होता है। फोर्थ में क्या होता है, एसर्शन फॉल्स होता है, रीजन हमारा सही होता है। तो चलिए एसर्शन रीजन के क्वेश्चंस करते हैं, बच्चों को उसमें दिक्कत भी ज्यादा होती है। तो पहला एसर्शन दे रखा है द एंड ऑफ द सेकंड वर्ल्ड वॉर आल्सो बिगिनिंग ऑफ द कोल्ड वॉर, जैसे सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ, कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ, बिल्कुल सही है। द वर्ल्ड वॉर एंडेड व्हेन यूनाइटेड स्टेट ड्रॉप 2 एटॉमिक बॉम्ब्स ऑन द जापानीज सिटी हिरोशिमा नागासाकी, जब दो वॉर, जो सेकंड वर्ल्ड वॉर है खत्म हुआ जब यूनाइटेड नेशन ने जापान के 2 बड़े शहर हिरोशिमा नागासाकी पे बॉम्ब गिराया था। तो दोनों ही स्टेटमेंट अपने आप में बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन अब इसमें क्या रिलेशन बन रहा है, देखिए ध्यान से। सेकंड वर्ल्ड वॉर के कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ और वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म जब हुआ तो ये आपस में रिलेशन बिल्कुल बन रहा है। तो हमारा जो आंसर होना चाहिए वो ए होना चाहिए। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं कि एसर्शन कह रहा है कि
एसेशन इसमें देखिए क्या है, द वेस्टर्न अलायंस, जो वेस्टर्न अलायंस है वाज फॉर्मलाइज इनटू एन ऑर्गेनाइजेशन नाटो विच केम इन एग्जिस्टेंस 1949। बिल्कुल ठीक है कि जो वेस्टर्न अलायंस है उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, 1949 में आया था, इसका नाम नाटो था। द ईस्टर्न अलायंस इज लेड बाय द सोवियत यूनियन, इट वाज क्रिएटेड इन 1955। उसके जवाब में ईस्टर्न अलायंस ने, जो कि सोवियत यूनियन को लेड करा है, उसने 1955 में बनाया था ईस्टर्न अलायंस। वॉर्सो पैक्ट पता ही तो है भैया, नाटो बना था तभी तो वॉर्सो पैक्ट बना था। बिल्कुल सही है कि नहीं है? तो इसका हमारा जो स्टेटमेंट होगा वो भी हमारा ए ही होना चाहिए कि दोनों ही, क्योंकि अगर एक चीज हुई तभी तो दूसरी भी, अगर नाटो ना बनता तो शायद वॉर्सो पैक्ट भी ना बनता। नेक्स्ट है कि इन द रीजन बिलो द व्हाट आर द टू स्टेटमेंट मार्क्ड एज एसेशनल रीजन। ये जो क्यूबा मिसाइल क्राइसिस वाज अ हाई पॉइंट ऑफ व्हाट केम टू बी नोन एज अ कोल्ड वॉर। क्यूबा मिसाइल क्राइसिस जो था वो हाई पॉइंट था किसका? कोल्ड वॉर का। हम सबको पता है, बिल्कुल सही है। द कोल्ड वॉर रेफर टू द कॉम्पिटिशन, टेंशन एंड द सीरीज ऑफ कन्फ्रंटेशन बिटवीन यूनाइटेड स्टेट और यूएसए। ये भी सही है कि जो कोल्ड वॉर बेसिकली क्या है, कॉम्पिटिशन, टेंशन था, कन्फ्रंटेशन, एक दूसरे को आपस में जो लड़ाई थी, आइडियोलॉजिकल वॉर था। तो इसमें भी दोनों ही सही है हमारे, एसर्शन रीजन और जो ऊपर वाली है क्यूबा मिसाइल क्राइसिस, और बता रहा है वो आपस में इसका रिलेशन भी बन रहा है। नेक्स्ट है क्या है, इसमें जो एसर्शन है कि क्यूबा वाज एन अलाई ऑफ द सोवियत यूनियन एंड रिसीव बोथ डिप्लोमेटिक फाइनेंशियल एड फ्रॉम इट। ठीक है, अच्छा, क्यूबा वाज सोवियत यूनियन का अलाई था, रिसीव्ड, ठीक है, 3 वीक्स आफ्टर यूएसए हैड प्लेस्ड एन न्यूक्लियर वेपन, और इसीलिए उसने क्या करा था, एक सेकेंड, क्यूबा वाज एन अलाई ऑफ सोवियत यूनियन, अलाई तो नहीं था। इसका आंसर आप लोग मुझे बताएंगे। अभी मैंने आप लोग को इसका आंसर बताया, तो आप लोग मुझे इसका आंसर जल्दी से बताइए। स्क्रीन पे आप लोगों को क्वेश्चन मैं 1 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ। क्यूबा वाज एन अलाई ऑफ सोवियत यूनियन, रिसीव बोथ डिप्लोमेटिक एंड फाइनेंशियल एड फ्रॉम इट। क्या ये स्टेटमेंट सही है? और 3 हफ्ते बाद यूएसए को पता चला कि न्यूक्लियर वेपन्स क्यूबा में रखे गए हैं। आई होप इसका आंसर बहुत ही आसान है, आप लोग मुझे दे सकते हो। प्लीज इसको मत देखिएगा, आंसर मैंने सी लिखा है, बी लिखा है, इसमें गलती भी हो सकती है, मैं बार बार बोल रही हूँ, इसको आंसर आपको नहीं देखना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एसर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। एसर्शन है हमारा, द कोल्ड वॉर वाज नॉट सिंपल अ मैटर ऑफ पावर ऑफ राइवलरीज, मिलिट्री अलायंस एंड द, कि केवल वो पावर राइवलरीज नहीं है बल्कि मिलिट्री अलायंस और बैलेंस ऑफ पावर है। दीज वर अकम्पनीड by a real ideological conflict as well as difference over the best and most appropriate way of organizing political, economic and social life over the world। फिर से देख लीजिए, दी was accompanied by real ideological conflict as well as a differences have over best of the best appropriate way of organizing। वो आपस में कि क्या बेस्ट तरीका है, क्या बेस्ट वे है ताकि जो है पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल लाइफ ऑल ओवर वर्ल्ड को अप्रोप्रिएटली वो ऑर्गेनाइज कर सके। तो आई होप आपको समझ में होगा। इसका आंसर भी आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाज आल्सो वाइटल फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ न्यू कंट्री। इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो था वो इंडिपेंडेंट देशों के लिए बहुत जरूरी था। रीजन क्या है, विदाउट सस्टेन डेवलपमेंट अ कंट्री कुड नॉट ट्रूली फ्री। बिना एक सस्टेन डेवलपमेंट की कंट्री क्या हो सकती है, इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती। बिल्कुल सही है, अगर आप जब तक आप डेवलप नहीं हो, आप फ्री नहीं हो, इंडिपेंडेंट नहीं हो, क्योंकि अपनी जो चीजों के लिए आप दूसरों पर डिपेंडेंट हो गए, तो दूसरे देश आपके मामले में चाहे इंटरनल एक्सटर्नल वो इंटरफेयर करेगा ही करेगा, जाहिर सी बात है। So it would remain dependent on richer country including the colonial power and which political freedom has been achieved। तो ये बिल्कुल ही सही है, कहीं ना कहीं आप देखा जाए तो इसका आंसर भी हमारा क्या बनना चाहिए, ए ही होना चाहिए, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट सही है और ऊपर वाली जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ही उसको रीजन को एक्सप्लेन कर रही है। नेक्स्ट हमारा एसर्शन है कि क्यूबा मिसाइल क्राइसिस वाज अ हाई पॉइंट ऑफ व्हाट केम टू बी नोन एज अ कोल्ड वॉर। जो क्यूबा मिसाइल क्राइसिस हाई पॉइंट था कोल्ड वॉर का। द वॉर डिवास्टेड द वर्ल्ड इन टर्म ऑफ लॉस, ह्यूमन लिव्स, सिविल प्रॉपर्टीज। का आंसर जो है वो क्या बनना चाहिए? देखिए दोनों ही स्टेटमेंट तो ठीक है, क्यूबा मिसाइल क्राइसिस तो हाई पॉइंट था व्हाट केम टू बी नोन एज अ कोल्ड वॉर का। द वॉर जो है एक तरह से ह्यूमन लिव लाइफ है, सिविल एंड प्रॉपर्टी दोनों को नुकसान पहुंचाए, तो स्टेटमेंट दोनों ही सही है। आप लोग मुझे बताएंगे क्या इसमें कनेक्शन है या नहीं है, क्या ए है बी है, सी और डी तो बिल्कुल नहीं है, तो मैंने आपको बता दिया है। तो ए और बी में से इसका क्या बनना चाहिए आप मुझे आंसर करके बताएंगे। नेक्स्ट है कि द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंडेड व्हेन द यूनाइटेड स्टेट ड्रॉप 2 एटॉमिक बॉम्ब ओवर द जापानीज सिटी। बिल्कुल सही है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर इससे खत्म हो गया था जब जापान ने अमेरिका के 2 बड़े शहरों के पे बॉम्ब गिराए थे। रीजन क्या था, एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर इज अ लैंडमार्क, इज अ कंटेम्परेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो अब इनमें रिलेशन है या नहीं है वो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कि एसेशन है कि सिंस द कोल्ड वॉर डिड नॉट एलिमिनेट द राइवलरी बिटवीन द टू अलाइन। कि कोल्ड वॉर जो है उन्होंने बिल्कुल जो राइवलरी उसको तो खत्म नहीं किया, बट म्यूचुअल सस्पेक्शन लेड टू देम आर्म देमसेल्फ विथ
एंड टू कॉन्स्टेंटली प्रिपेयर फॉर वॉर। म्यूचुअल एक दूसरे को शक की नजरों से देखते रहे, इसीलिए उन्होंने क्या करा, बड़े से बड़े आर्म उन्होंने अपने बनाए, और साथ ही साथ वो कॉन्स्टेंटली हमेशा वो युद्ध के लिए तैयार रहते थे। ये है एसर्शन, एक स्टेटमेंट। कहीं ना कहीं आपको पता लगे सही है या गलत है। द नैम कंट्री वर मोर देन मेयरली मीडिएटर ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। ये जो है आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे सही है या नहीं है। तो बहुत सारे एसर्शन रीजन के क्वेश्चंस है, देखा आप लोगों ने। तो नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं, ये सेशन द कॉन्सिक्वेंस ऑफ एंड ऑफ द सेकंड वर्ल्ड वॉर वाज द राइज ऑफ टू सुपर पावर ग्लोबल स्टेज। बिल्कुल सही है कि सेकंड वर्ल्ड वॉर ही एक रीजन है जिसके बाद दो सुपर पावर ग्लोबल स्टेज पे उभर कर आए। रीजन है विद द डिफीट ऑफ जर्मनी, जापान, डिवास्टर ऑफ यूरोप एंड मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, द यूएस एंड सोवियत यूनियन बिकम द ग्रेटेस्ट पावर इन द वर्ल्ड। तो ये भी आंसर स्टेटमेंट आप लोगों ने पूरा ही देखा है, तो स्टेटमेंट आप लोगों को दिख रहा होगा। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके फटाफट से बताइए असर्शन रीजन के। ठीक है, तो यहां तक हमारे जो फर्स्ट है, हमने कितने क्वेश्चंस किए अभी, 67 क्वेश्चन थे। इसका पीडीएफ अगर आप लोगों को चाहिए होगा तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों को पीडीएफ दे सकूं, आप लोग खुद इसकी प्रैक्टिस कर सको। एक बात और कि जो भी आप लोग ये ए बी सी देख रहे हैं वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि वो सही हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग सिर्फ क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, आंसर जो है आपके खुद के होने चाहिए। ठीक है, अगर आंसर आपको नहीं समझ में आ रहा तो मुझे कमेंट करके बताइए कि मैम इसका आंसर में नहीं मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे जो ABC लिखा हुआ है उस पर आपका दिमाग बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे आंसर गलत भी है। ये मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं, क्योंकि आप लोगों जो इस बच्चे होते हैं ना कि हमें आंसर दे दो, आंसर दे दो। मैंने आंसर आप लोगों को देना चाहती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप लोग खुद भी अपना दिमाग लगाओ। पहले ही आपको आंसर मिल जाएगा तो आप पढ़ने की कोशिश ही नहीं करेंगे। समझ में आया कि नहीं है? इसीलिए आपका जो फोकस है सिर्फ क्वेश्चन पे होना चाहिए, आंसर पे बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना है, आपको खुद से चैप्टर पढ़ना है, खुद से आंसर्स ढूंढने हैं। नहीं मिलेंगे आप लोग मुझे कमेंट करेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप लोग चैप्टर पढ़े और इसका आंसर नहीं मिले। पूरा एनसीईआरटी से उठाया गया, एक एक लाइन, एक एक क्वेश्चन को एनसीईआरटी से उठाया गया। तो इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ, आपको सिर्फ क्वेश्चंस पे ध्यान देना है, जो मैं बोल रही हूँ उस पर ध्यान देना है, जो लिखा हुआ है आंसर उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। तो बाकी चैप्टर वाइज इस तरह के आप लोगों को रिविजन सीरीज बहुत जल्दी मिल जाएंगे, हर चैप्टर के मिल जाएंगे। बाकी कोई भी दिक्कत हो, प्रॉब्लम, आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, चाहे पीडीएफ चाहिए हो। देखिए यहाँ पे अगर जो स्टूडेंट्स है उनको पीडीएफ चाहिए होगा तो ठीक है, बहुत सारे लोग जो है खुद जो स्टूडेंट नहीं है वो लोग पीडीएफ की डिमांड करते हैं, तो मुझे लगता है उनके लिए पीडीएफ देना कोई ज्यादा अच्छी चीज नहीं है। अगर किसी बच्चे जो सच में पढ़ने वाले बच्चे उनको पीडीएफ की जरूरत है, आप लोग मुझे कमेंट कर बता सकते हैं, मैं पीडीएफ आपको दे दूंगी। बट फिर मैं वही कहूंगी, आंसर आपके खुद के होने चाहिए। ठीक है, तो बाकी कोई भी दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।